हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसा आप लोगों की एग्जाम की तैयारी चल रही है? ठीक है। एग्जाम बहुत पास में है दोस्तों, अगर आप लोग लापरवाही कर रहे हैं तो लापरवाही ना करें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करें। ठीक है। हम आज यूपीएसआई की सीरीज में चलते हैं अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे क्या लिख रहा है, अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अगर हम बात करते हैं अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो एम एम पुंछी थे। कौन थे दोस्तों? एम एम पुंछी थे। आगे बात करते हैं, बाजार में विनिमय बाजार में विनिमय डैश पर निर्भर करती है। ए, निर्यात आयात की मांग और आपूर्ति। बी, बैंक दर। तो क्या करती है दोस्तों? ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। निर्यात आयात की मांग और आपूर्ति बाजार में विनिमय दर क्या करती है? निर्भर करती है। ठीक है। तोरैया का न्यूनतम समर्थन मूल्य, अगर मैं बात करता हूं तोरैया का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के डैश के एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है। तो किसके एमएसपी के तय किया जाता है? किसके एमएसपी के आधार पर तय किया जाता है दोस्तों? राई एवं सरसों। किसके? राई एवं सरसों के आधार पर तय किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सभापति या अध्यक्ष के ये क्या है? निर्णायक है नी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सभापति या अध्यक्ष के निर्णायक मत का प्रावधान दिया गया? तो कौन से में दिया गया दोस्तों? आर्टिकल 80 में दिया गया है, या आर्टिकल 100 में दिया गया है, या आर्टिकल 76 में, आर्टिकल 89 में? तो ध्यान रखेंगे, निर्णायक मत आता है आर्टिकल 100 में आता है नी। भारतीय संविधान में किस रिट के तहत न्यायालय निचली न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण को उसके समस्त लंबित मामले को उच्च प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो दोस्तों उत्प्रेषण। कौन से दोस्तों? उत्प्रेषण भैया, उत्प्रेषण। आपने पता होगा कि आप लोगों की जो न्यायालय रिट जारी करता है नहीं, आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड है। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठा गया था? जब हुमायूं की बेटा मृत्यु हो गई थी तो उसका जो पुत्र कौन था हुमायूं का? तो अकबर। तो अकबर को कहां पर बैठाया गया था सिंहासन पर दोस्तों? ध्यान रखेंगे, कलनौर पंजाब। कहां बेटा? कलनौर पंजाब। डैश को दिल्ली में ही दफनाया गया, हुमायूं को दिल्ली में ही दफनाया गया। और चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में लड़ा गया था, हुमायूं और शेरशाह सूरी। ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था दोस्तों? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था चौसा का युद्ध। और विजेता कौन था दोस्तों? शेरशाह सूरी। और कब हुआ था जो चौसा का युद्ध हुआ था? 26 जून 1539 में हुआ था दोस्तों चौसा का युद्ध। कौन सी पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है दोस्तों जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो ध्यान रखेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में दोस्तों ये कृषि को सर्वोच्चतम प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई थी 1956 से 1961। पहली 1951 से 1956 तक हुई थी, दूसरी 1956 से 1961 तक हुई। तो पीसी महलानोविस मॉडल पर क्या है दोस्तों? पीसी महलानोविस। तो पीसी महलानोविस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। और में भारी उद्योग और खनिज सर्वोच्च प्राथमिकता इनको दी गई थी। ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों क्या किया गया था? उद्योगों को और खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। बल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो बल्लभी में जो आयोजित हुई थी जैन सभा, तो उसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? उसकी अध्यक्षता की थी नागार्जुन ने। किसने की थी दोस्तों? नागार्जुन ने अध्यक्षता की थी। जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुखता में आया। कुल तीर्थंकर कितने थे दोस्तों? जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे, खूब पता होगा आपको। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, ये भी आपको दोस्तों खूब पता होगा। पहली जैन सभा 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आई। तो पहली जैन सभा दोस्तों कहां हुई थी? तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित दोस्तों हुई थी। भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना का दोस्तों बात करते हैं किसकी? मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1985 में की गई थी। 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए, एक सेकंड रुकेंगे दोस्तों, इसको माइक को मैं ऊपर कर लेता हूं, शायद कुछ बाहर शोर आ रहा है किस चीज का। हाँ जी दोस्तों,
तो कहां थे हम? तो ये था मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना दोस्तों हुई थी 1985 में हुई थी। 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बदल दिया गया था और पीवी नरसिम्हा राव को मंत्री नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना दोस्तों, कब? 1985 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए, उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बदल दिया गया था। तो आपसे पूछ सकता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का इससे पहले नाम क्या था दोस्तों? तो शिक्षा मंत्रालय नाम था। तो पीवी नरसिम्हा राव को मंत्री नियुक्त किया गया था दोस्तों, ठीक है। अगर बात करता हूं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगर आपसे पूछ जाए कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री दोस्तों कौन थे, तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं, किसको ऑनलाइन धमकी देना क्या कहलाता है? किसी को ऑनलाइन आपने धमकी दे दी, कोई भी किसी को ऑनलाइन अगर धमकी दे रहा है तो उसको दोस्तों कहते हैं साइबर बुलिंग। क्या कहते हैं बेटा? साइबर बुलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? साइबर बुलिंग कहते हैं, है नहीं दोस्तों? क्या कहते हैं? साइबर बुलिंग। ध्यान रखेंगे अगर कोई ऑनलाइन धमकी देता है तो। भारत के किस भाग में गर्मियों में पहला मानसून आता है? तो किस भाग, भारत किस भाग में गर्मियों में मानसून, हाँ सॉरी, भारत, मैं सोच रहा मानसून सत्र की बात चल रही है, ठीक है। भारत के किस भाग में गर्मियों में पहला मानसून आता है? तो गर्मियों में पहला मानसून दोस्तों कहां पे आता है? ध्यान रखेंगे तो दोस्तों पश्चिमी घाट पे आता है पहला मानसून। कब आता है? कहां आता है दोस्तों? पश्चिमी घाट पर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मतलब दोस्तों क्या है? जैसे कि तुमने देखो ये इधर ये मैप बना रखा है, तो अगर मैं इस भारत को 4 भागों में बांटता हूं, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ऊपर से बनाने की कोशिश करूंगा मैं, थोड़ा ठीक से बन जाए तो। जैसे कि ये हमारा प्यारा भारत है, तो अगर मैं इसको इसको मैं 4 पार्टों में बांटता हूं दोस्तों, तो ये जो इलाका, ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये जो एरिया होगा ये दोस्तों, ये है उत्तर पश्चिम। क्या है दोस्तों? उत्तर पश्चिम। और ये वाला एरिया क्या है दोस्तों? उत्तर पूर्व, ठीक है। और ये वाला एरिया क्या है? क्योंकि दक्षिण है नीचे, तो दक्षिण पूर्व। क्या है दोस्तों? ये दक्षिण पूर्व। और ये वाला एरिया है दोस्तों, ये जो एरिया आएगा इन दोनों के बीच में, ये एरिया कौन सा आएगा? दक्षिण पश्चिम। कौन सा आएगा दोस्तों? दक्षिण पश्चिम एरिया आएगा। समझ में आया नहीं आया? तो अब क्या बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई से सितंबर में। तो आपसे अगर पूछता है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब से कब आता है दोस्तों? जुलाई से सितंबर में। और उत्तरी पूर्वी मानसून सितंबर के अंत तक आता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों 2 चीजें और ध्यान रखेंगे, अगर हम अपने प्यारे इंडिया की बात करते हैं तो ये वाला जो तट होता है इसे कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं दोस्तों? कोंकण तट। और जो पूर्वी तट होता है, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है दोस्तों, ये पूर्वी तट जो है ये वाला, तो इसको कहते हैं दोस्तों कोरोमंडल तट। क्या कहते हैं बेटा? कोरोमंडल तट, ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, सत्य कथन है, तो सत्य कथन पूछेगा आपसे, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड और इंस्ट्रक्शंस को प्राइमरी मेमोरी की तुलना में एक्सेस करने में अधिक समय लगता है। तो देखो दोस्तों, सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड, जो सेकेंडरी मेमोरी में कोई डाटा स्टोर्ड है, और इंस्ट्रक्शंस, जो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, को प्राइमरी मेमोरी की तुलना में एक्सेस करने में अधिक समय लगता है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब। तो कह रहा हार्ड डिस्क सीडी रोम, तो कह रहा हार्ड डिस्क सीडी रोम और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव डायरेक्ट एक्सेस विधि का उपयोग करते हैं। ये भी दोस्तों सही है। तो ए और बी दोनों दोस्तों सही है, ये बात आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। अरे आजा भाई, दोनों ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, ये कौन सा हो गया? अच्छा, जैन धर्म। देखो दोस्तों, कुछ जैन धर्म के बाद दूसरी जैन सभा मथुरा यूपी में, बल्लवा गुजरात के साथ हुई थी। चलो इसको छोड़ दीजिए, आगे देखते हैं। इसको आधा अधूरा लिख रखा है कुछ। भारतीय इतिहास में किस शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया है दोस्तों? तो भारतीय इतिहास में किस शासन काल को स्वर्ण युग दोस्तों कहा गया है? तो गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा गया। और 320 से 550 ईस्वी, 320 से 550 ईस्वी तक क्या है दोस्तों? गुप्त साम्राज्य का विस्तार हुआ था, ठीक है। और गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन था दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम थे पहले शासक। मुगल साम्राज्य डैश तक था, तो मुगल साम्राज्य कब से कब तक था दोस्तों? ध्यान रखेंगे 1526 से 1761। कहां तक बेटा? 1526 से 1761 कह सकते हैं। 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चला था मुगल शासक।
ठीक है, अधिकांशतः मध्य तथा उत्तरी भारत पर शासन किया, अधिकांशतः मध्य भारत और उत्तरी भारत पर शासन किया। और स्थापना किसने की थी दोस्तों? बाबर ने। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बाबर ने की थी। तरल रूप से पाया जाने वाला एकमात्र रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? तो दोस्तों देखो, तरल रूप में पाया जाने वाला एकमात्र रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है दोस्तों? फ्रेंसियम। देखो दोस्तों, मरकरी भी होता है तरल रूप में, लेकिन वो रेडियो सक्रिय दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है? फ्रेंसियम। तो गैर रेडियो सक्रिय तत्व है। परमाणु क्रमांक दोस्तों इसका कितना है? मरकरी का 80 है। डैश अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर के राजा बने। तो कौन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद राजा बने दोस्तों? तो वो थे दोस्तों हर्षवर्धन। 600 ईस्वी में हर्षवर्धन सम्राट का उदय हुआ। जीवनी इनकी हर्षचरित्र संस्कृत में बाण भट्ट द्वारा लिखी गई थी। किसने लिखी थी दोस्तों? बाण भट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन के जीवन और चीनी यात्री जुआंग जंग के वृत्तांत की कहानी हर्षचरित्र में वर्णित है। तो जुआंग जंग चीनी यात्री था, एक जुआन जंग। ठीक है, कौन था दोस्तों? जुआन जंग चीनी यात्री था। इसके वृत्तांतों की कहानी हर्षचरित्र में वर्णित है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक जो अर्थशास्त्र के जनक किसे कहते हैं दोस्तों? इन्हें उस समय का राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें उस समय के राजनीतिक अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है दोस्तों, एडम स्मिथ। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो आधुनिक राजनीति और आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक है दोस्तों, एडम स्मिथ हैं। इन्हें मुक्त बाजार सिद्धांतों की वकालत के कारण पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पूंजीवाद का जनक भी किन्हें कहा जाता है दोस्तों? एडम स्मिथ जी को कहा जाता है। एक हमारे आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स आपने खूब नाम सुना होगा। तो जर्मन दार्शनिक थे दोस्तों ये, और अर्थशास्त्री थे। तो कौन थे? जर्मन दार्शनिक थे दोस्तों ये, और एक अर्थशास्त्री थे। पर अपने ये क्या मार्क्सवाद पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। और पूंजीवाद की आलोचना, पूंजीवाद की क्या करी है इन्होंने? आलोचना करी है। प्राइवेटाइजेशन की क्या करी दोस्तों? आलोचना करी है। इन्होंने समाजवाद, साम्यवाद विकल्प विकल्प के रूप में प्रस्तावित करते हैं। तो ये कहते हैं कि भैया समाजवाद और साम्यवाद विकल्प होना चाहिए। अल्फ्रेड मार्शल की बात करते हैं, अंग्रेजी अर्थशास्त्री हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के में काम किया है इन्होंने। ठीक है, जो अल्फ्रेड मार्शल है दोस्तों, तो अंग्रेजी अर्थशास्त्री हैं ये, और सूक्ष्म अर्थशास्त्र में काम किया है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो दोस्तों अगर आपसे पूछता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स किसने लिखी है? अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल ने लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी। जॉन मेनार्ड किन्स, तो जॉन मेनार्ड किन्स, आप किन्स लॉ के नाम से जानते होंगे। किन्स कर्व भी है, आपने अगर इकोनॉमी पढ़ी होगी तो दोस्तों, तो जॉन मेनार्ड किन्स तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं दोस्तों ये, और समष्टि अर्थशास्त्र तो किसके अंदर किससे जान जाते हैं? ब्रिटिश अर्थशास्त्र, और इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया। इन्होंने पुस्तक लिखी है दोस्तों, कौन सी था? जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्ट एंड मनी। ठीक है दोस्तों, था जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने एक दोस्तों पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों कुछ ये है, जैसे कि बाबर की अगर मैं बात करता हूं तो 1526 से 1530 4 साल तक रहा है बाबर। 1526 से 1530 तक क्या रहा है? बाबर रहा है। 1530 से 1556 तक कौन रहा है दोस्तों? हुमायूं रहा है। 1530 से 1556 हुमायूं, और 1556 से 1605, तो 1556 से 1605 तक दोस्तों कौन रहा है? तो 1556 से 1605 तक अकबर रहा है। और 1627 से 1658 तक शाहजहां, तो 1627 से 1658 तक दोस्तों कौन रहा है? शाहजहां रहा है। और औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहा है। तो औरंगजेब का कितना रहा दोस्तों? 1658 से 1707 तक, 1658 से 1707 तक। ठीक है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी। इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? सतारा। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? छत्रपति शिवाजी दोस्तों। और भैया इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? इनकी राजधानी थी सतारा। और 1771 से 1818 तक इन्होंने शासन किया था। 1771 से 1818 तक मराठा साम्राज्य। ठीक है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक दोस्तों कौन थे? तो अगर बात करते हैं मौर्य साम्राज्य की दोस्तों, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और 322 से 185 ईसा पूर्व, तो 322 से 185 ईसा पूर्व तक का इनका टाइम पीरियड माना जाता है। डैश वेद 4 वेदों में सबसे छोटा, हिंदू परंपराओं में एक दिव्य दर्जा रखता है, और धुनों और मंत्रों का एक संगम। जहां भी धुनों संगीत की बात आ जाए दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे सामवेद। कौन सा है दोस्तों? सामवेद। समझ में आया नहीं? सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद नहीं ऋग्वेद।
किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? तो कौन से राज्य का राजकीय पशु दोस्तों लाल पांडा है? तो ध्यान रखेंगे सिक्किम का जो राजकीय पशु है दोस्तों लाल पांडा है। मैंने कुछ इनके नाम लिखे हैं राज्य के और यहाँ राज्य के पशु हैं। जैसे कि नागालैंड का कौन है दोस्तों? मिथुन। तो नागालैंड का कौन है? मिथुन। अरुणाचल प्रदेश का भी मिथुन और मेघालय का धूमिल तेंदुआ। तो मेघालय का क्या दोस्तों? धूमिल तेंदुआ, अरुणाचल प्रदेश का मिथुन और नागालैंड का मिथुन। ठीक है दोस्तों, इनकी इमेजेस आप नेट पे जाकर देख सकते हैं। वियतनाम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल एक्ट, तो दोस्तों वियतनाम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देगा। यह पॉलिसी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो दोस्तों देखो, वियतनाम में किसमें कह रहा है? वियतनाम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बढ़ावा देगा। यह पॉलिसी किस वर्ष शुरू करी गई थी दोस्तों? 2014 में यह पॉलिसी शुरू करी गई थी। कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है दोस्तों? ये तो आपको खूब अच्छे से पता होगा। राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। क्योंकि संसद के जो दोस्तों होते हैं कितने? 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। जबकि राज्य विधानसभाएं ये किसका संसद का भाग दोस्तों नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्य विधानसभाएं। भारतीय संविधान के मूल रूप में कितने भाग थे? अगर दोस्तों भाग की बात करता हूं तो 22 भाग थे भारतीय संविधान के मूल रूप में। स्टेलेग्माइट एक विशेष जमावट है जो सिक्के जो किसके कारण होता है? तो स्टेगमाइट, स्टेगमाइट, ठीक है क्या दोस्तों? स्टेगमाइट या कह सकते हैं स्टेलग्माइट एक विशेष जमावट है जो किसके कारण होता है दोस्तों? भूमिगत जल के कारण होता है। तो स्टेगमाइट, तो स्टेगमाइट क्या होता है दोस्तों? भूमिगत जल के कारण, भूमिगत जमाव के कारण होता है। ध्यान रखेंगे स्टेगमाइट को। तो इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, तो दोस्तों कौन सा? इंडोनेशिया संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्री शक्ति 2025 का 5वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे जो इंडोनेशिया जो संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है दोस्तों, जो समुद्री शक्ति के नाम से है, जो 5वां संस्करण कौन सा दोस्तों? 5वां है। तो किस शहर में आयोजित हो रहा है दोस्तों? विशाखापत्तनम में आयोजित हो रहा है। भारत की संचित निधि से धन की निकासी का प्राधिकार किससे आना चाहिए? तो भारत की संचित निधि से धन की निकासी का प्राधिकार किससे आना चाहिए दोस्तों? भारत की संसद से आना चाहिए, तभी पैसा निकल सकता है संचित निधि से। संसद से अधिकृत किए बिना समेकित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती। बिल्कुल सही बात है। विनियोग विधेयक क्या होता है दोस्तों? भारत की संचित निधि से धन की निकासी को अधिकृत करता है विनियोग विधेयक। ठीक है, इसे वित्त मंत्री पेश करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि विनियोग विधेयक को दोस्तों कौन पेश करते हैं? वित्त मंत्री पेश करते हैं। इसे लोकसभा में दोस्तों पेश किया जाता है। केंद्र सरकार के 3 प्रकार के कोष हैं दोस्तों। भारत का समेकित कोष, अनुच्छेद 266, भारत की लोक लेखा समिति। तो देखो, भारत का समेकित कोष दोस्तों कौन सा आता है? तो आता है आर्टिकल 266 में दोस्तों। तो भारत का समेकित कोष किसमें आता है? भारत का समेकित कोष आता है बेटा 266 में। और भारत की लोक लेखा समिति आती है 266 में ही आती है, भारत की लोक लेखा समिति। और भारत की आकस्मिक निधि, ठीक है, आकस्मिक निधि आती है 267 में। ये बात ध्यान रखेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे समेकित कोष 266 और लोक लेखा समिति 266, और जबकि आकस्मिक निधि 267 में आती है। योजना आयोग को एक नई संस्था नीति आयोग द्वारा कब प्रस्तापित किया गया था? तो योजना आयोग को एक नई संस्था नीति आयोग, दोस्तों योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। तो कब किया गया था दोस्तों? ध्यान रखेंगे 1 जनवरी 2015। तो जनवरी याद रखो मत रखो, लेकिन 2015 में योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया था। तो नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो अगर आपसे नीति आयोग का पूर्ण रूप भी दोस्तों पूछ रहे तो उसका मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, और सीईओ कौन होते हैं? BBR सुब्रमण्यम इनके सीईओ हैं, और उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इस बात का। कुल आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश में गुजरता है। तो कंप्लीट क्या बोला? कुल आंतरिक परावर्तन है नी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है नी, कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कह सकते हैं। कुल आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश में गुजरता है। कहां से गुजरता है दोस्तों? आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक।
ध्यान रखेंगे इस बात को। आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक होने के साथ एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में। तो ध्यान रखेंगे, आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक होने के साथ एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में। किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है दोस्तों? तो केरल ऐसा राज्य है इन चारों में से जहां पर दिन और रात के टेम्परेचर में कोई अंतर दोस्तों नहीं होता है। कथन सही है, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो दोस्तों दोनों ही सही है दोस्तों, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है बल्कि उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 79 की दोस्तों अगर बात करते हैं तो भारत की संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनी है। तो आर्टिकल 79 बताता है कि जो संसद बनी है दोस्तों वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनी है दोस्तों। ठीक है, तो संसद के 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये आपको पता होगा। आर्टिकल 89 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो आर्टिकल 89 के अनुसार अगर आर्टिकल 89 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष दोस्तों होगा। जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। तो जैन धर्म में शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या? मुक्ति। हर किसी को चाहिए मुक्ति। ठीक है, तो प्रथम दोस्तों अगर हम देखते हैं ये कुछ हमारे जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। जब प्रथम तीर्थंकर दोस्तों कौन थे? ऋषिदेव। तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषिदेव और दूसरे तीर्थंकर थे अजीतनाथ। देखो दोस्तों यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने जिन जिन को पूछा गया उनको लिख दिया है। तो ये बात ध्यान रख लेंगे, याद रख लेना। और एक बार नहीं कितनी बार पूछे गए हैं। तो प्रथम ऋषिदेव थे, दूसरे दोस्तों दूसरे अजीतनाथ थे। दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ। तो ऋषिदेव को सब याद रखते हैं, दूसरे को याद नहीं रखता, याद रख लेना आप लोग, अजीतनाथ। और चौथे कौन थे दोस्तों? अभिनंदननाथ। कौन से थे? अभिनंदननाथ। और 5वें थे सुमतिनाथ। 5वें कौन थे दोस्तों? सुमतिनाथ। और 23वें आपको पता ही होंगे पार्श्वनाथ है नहीं। और 24वें कौन थे दोस्तों? महावीर स्वामी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? तो कौन से बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता दोस्तों कहा जाता है? तो केंद्रीय बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है। भारत का संविधान डैश में औपचारिक रूप से संघ की कार्यकारी शक्ति को निहित करता है। तो भारत का संविधान राष्ट्रपति में औपचारिक रूप से संघ की कार्यकारी शक्ति को निहित करता है। तो किसमें दोस्तों? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 का 1 संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित करता है, ये ध्यान रखेंगे। और अनुच्छेद 77 की दोस्तों अगर बात करता हूं, सभी कार्यकारी निर्णय राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लिए जाते हैं, ये बात आपको पता होगा। अगर बात करें दोस्तों कैबिनेट सचिव की, तो सिविल सेवा बोर्ड कैबिनेट सचिव, तो सिविल सेवा बोर्ड कैबिनेट सचिवालय और जो होता है दोस्तों कैबिनेट सचिव, और भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का पदेन अध्यक्ष होता है। तो क्या होता है दोस्तों? भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिव। राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। तो आर्टिकल 152 से 162 तक, 152 से 162 तक होता है राज्यपाल। तो 152 से 162 तक क्या है दोस्तों? राज्यपाल है। और जो कार्यकारी शक्ति होती है किसमें? राज्यपाल में निहित होते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों कौन? राज्यपाल। राष्ट्रपति के पास राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति है। तो राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 154 अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 154 की, तो राज्य की कार्यकारी शक्ति दोस्तों क्या है? राज्य की कार्यकारी शक्ति का बताता है 154। अगर आपसे पूछे कि राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है दोस्तों, तो आर्टिकल 154 बताता है। आगे बात करते हैं, अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम ने शुरू में विस्तार से पहले कितने जिलों को शामिल किया है दोस्तों? तो 200 जिलों को शामिल किया, ये बात ध्यान रखेंगे। ग्रामीण परिवार को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 2006 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा शुरू किया गया था। तो आप ये भी लोक लेखा समिति के बारे में है दोस्तों। देखो लोक लेखा समिति के बारे में क्या? समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो लोक लेखा समिति के सदस्य कार्यकाल दोस्तों क्या होता है? 1 वर्ष का होता है। तो लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1921 में हुई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई थी। तो ध्यान रखेंगे लोक लेखा समिति की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई थी और भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत करी गई थी। तो वर्तमान में इसके सदस्य कितने होते हैं? लोक लेखा समिति के दोस्तों सदस्य कितने होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा से। ठीक है, समिति का अध्यक्ष विपक्ष से चुना जाता है। सदस्य का चुनाव प्रत्येक वर्ष अनुपातिक पद्धति के सिद्धांत पर किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल। तो मुख्य फसल कौन से दोस्तों? गेहूं। यूपी में गेहूं,
यूपी गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है दोस्तों। कौन से स्थान पर है? तो यूपी प्रथम स्थान पे है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 72 किससे संबंधित दोस्तों? राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति। तो आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। क्षमा कैसा होता है दोस्तों? जैसे कि अपराध को सभी दंडों से मुक्त कर दे, अपराधी को क्या कर दे, जाओ आप आजाद हो भाई साहब, आपको हमने माफ किया, ठीक है। और विनिमय, सजा को बदले बिना सजा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, यानी न्यायिक सजा में कमी। मोहलत क्या है? कुछ विशेष शर्तों के कारण सजा की प्रकृति में दोस्तों बदलाव कर दे। और राहत क्या है? अस्थायी रूप से स्थगित करते, बिल्कुल अस्थायी रूप से क्या कर दे दोस्तों? स्थगित कर दे। और छूट क्या? किसी वाक्य के चरित्र को बदले बिना उसकी अवधि को कम कर दे, ठीक है दोस्तों। पर ये वाला दोस्तों मृत्यु की सजा में नहीं होता है, क्योंकि अगर वो कम कर देगा दोस्तों फिर दिक्कत आ जाएगी। तो कह रहा किसी वाक्य में चरित्र को बदले बिना उसकी अवधि को कम कर दे। जैसे किसी को 10 साल की सजा है तो उसकी साल को उसको तो दया करके 5 साल कर दे, 2 साल कर दे। और सपोज करो किसी को 10 साल बाद फांसी लगने वाली हो, उसको 5 साल बाद के लिए बोल दे या 2 साल के बाद के लिए बोल दे, तो उसके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे ये मृत्यु के लिए नहीं है, ठीक है। भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर। तो भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। अकबर द्वितीय के पुत्र थे। तो बहादुर शाह जफर कौन था दोस्तों? अकबर द्वितीय के पुत्र थे। ये 1857 में भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें दिल्ली से निर्वासित कर दिया। तो 1857 में भारतीय विद्रोह के बाद, तो 1857 की क्रांति हुई थी, जब विद्रोह हुआ था अंग्रेजों ने उन्हें दिल्ली से क्या कर दिया भैया? भगा दिया। और कहां भेज दिया था? रंगून, वर्मा। रंगून कहां पर है? वर्मा। वर्मा किसे कहते हैं दोस्तों? जो आज का म्यांमार है, ठीक है। म्यांमार का नाम पहले क्या था दोस्तों? वर्मा था, यानी निर्वासन के दौरान निधन हो गया था इनका वहीं पे वर्मा में, ठीक है भैया। तो ध्यान रखेंगे अंतिम बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर। आगे बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी किस रिपोर्ट में अपनी उत्पत्ति पाती है? तो ध्यान रखेंगे अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी किस रिपोर्ट में अपनी उत्पत्ति पाती है दोस्तों? तो ब्रोंट रिपोर्ट। तो ब्रोंट रिपोर्ट में अपनी उत्पत्ति पाती है। कौन सा भारत के संविधान में राज्य सूची का विषय है? तो कौन सा है दोस्तों राज्य सूची का विषय? तो सबको पता होगा कृषि है नहीं। और राज्य सूची में दोस्तों अगर विषयों की बात करते हैं तो 61 विषय शामिल है दोस्तों राज्य सूची में, ये बात ध्यान रखेंगे। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पादन क्या होता है? तो यूरिया। तो यूरिया होता है। मानव में प्रमुख उत्सर्जन उत्पादन क्या होता है दोस्तों? यूरिया। भोजन को शरीर में ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतःग्रहण। अंतःग्रहण, ठीक है। और बाहर जब हम वेस्ट बाहर निकालते हैं, मल बाहर निकालते हैं, तो उसे कहते हैं उत्सर्जन। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्सर्जन। भारतीय न्याय संहिता की धारा 27 के अंतर्गत सदोष परिरोध, भारतीय न्याय संहिता की धारा 127 बीएनएस की धारा 127 के अनुसार सदोष परिरोध क्या है? तो सदोष परिरोध क्या है दोस्तों? ध्यान रखेंगे। तो किसी व्यक्ति को किसी निर्धारित क्षेत्र या सीमा से बाहर जाने से रोकना। तो किसी व्यक्ति को किसी निर्धारित क्षेत्र या सीमा से बाहर जाने से रोकना, एक तरह से किडनैप कर लेना है, नहीं उसके अंतर्गत आता है। बीएनएस 2023 के अंतर्गत कोई न्यायालय किसी आरोप में कब परिवर्तन या जोड़ कर सकता है? तो कब कर सकता है दोस्तों? निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय। तो बीएनएस की धारा 239, तो यहाँ पे क्या बीएनएस 239, यहाँ 239 होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो बीएनएस की धारा 239 के तहत कोई भी न्यायालय किसी आरोप में कोई भी परिवर्तन निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय दोस्तों कर सकता है। 239 ध्यान रखेंगे। दिल्ली के दरबार में अपने सिंहासन के पीछे की गई जड़ावटों की एक श्रृंखला के लिए, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता ओफ्रियस को ल्यूट बजाते हुए दर्शाया गया है, कौन सा मुगल सम्राट जाना जाता है? तो दोस्तों शाहजहां। कौन सा जाना जाता है दोस्तों? शाहजहां। तो 1628 से 1658 तक रहा था शाहजहां। पुरानी जलोढ़ मृदा में नई जलोढ़ मृदा की तुलना में डैश की उच्च सांद्रता होती है। तो क्या होती है दोस्तों? कांकेरी नोड्यूल्स। क्या किसकी सांद्रता होती है दोस्तों? कांकेरी नोड्यूल्स। और नई जलोढ़ मृदा को दोस्तों कहते हैं खादर। और पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं दोस्तों? भांगर कहते हैं, या बांगर भी कहते हैं। कौन से देश अमेजन वर्षा वन से आच्छादित हैं? तो कौन से देश हैं दोस्तों जो अमेजन वर्षा वन से आच्छादित हैं? तो ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला और बोलीविया। तो कौन से हैं दोस्तों? ब्राजील, कोलंबिया, वेनेजुएला और बोलीविया। तो अमेजन के अंदर 8 देश दोस्तों आते हैं, ब्राजील, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया,
वेनेजुएला और गयाना और सूरीनाम और क्या फ्रेंच गयाना। तो ये दोस्तों 8 देश आते हैं अमेज़न के अंदर। अमेज़न बहुत बड़ा जंगल है, ठीक है? आप लोगों ने नाम भी सुना होगा और इमेजेस वगैरह देखी होंगी। खतरनाक जंगल एकदम। तो ब्राजील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गयाना और सूरीनाम और फ्रेंच गयाना। ठीक है दोस्तों, अमेज़न का प्रमुख हिस्सा ब्राजील में है दोस्तों, तो 60% हिस्सा ब्राजील में है, पेरू में 13% है और कोलंबिया में दोस्तों 10% है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग 40% को आच्छादित दोस्तों करता है। तो किसको? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग 40% हिस्से को घेरता है दोस्तों। ऋग्वेद में किस देवता को किला तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? दोस्तों ऋग्वेद में इंद्र को किला तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश की परियोजना है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे दोस्तों रूस की परियोजना है। दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन भी कहां है दोस्तों? ट्रांस साइबेरियन रेलवे ही है और इसकी लंबाई 9289 किलोमीटर है। 9289 किलोमीटर। तो ध्यान रखेंगे 9289 किलोमीटर। भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 27 के अनुसार, तो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 27, धारा 27, तो कौन सा दोस्तों? भूमि अर्जन अधिनियम। कौन सी है धारा? भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 27 के अनुसार जब कलेक्टर के फैसले को बरकरार नहीं रखा जाता है तो कार्यवाही की लागत के लिए कौन जिम्मेदार होता है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे लागत का भुगतान आमतौर पर कलेक्टर द्वारा किया जाता है जब तक कि न्यायालय यह निर्णय न ले कि आवेदक का दावा अनावश्यक या लापरवाही पूर्ण था। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन बीएनएस से बन जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम, तो घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005, तो महिला संरक्षण अधिनियम कब आया था दोस्तों? 2005 में। कि किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट सुनवाई के किसी भी चरण में, मजिस्ट्रेट सुनवाई के किसी भी चरण में पीड़िता व्यक्ति या आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी भी बच्चे की अस्थायी अभिरक्षा प्रदान कर सकता है दोस्तों? तो धारा 21। कौन सी दोस्तों? बीएनएस की धारा 21। कौन सा है ये? महिला संरक्षण अधिनियम 2005। तो दोस्तों जो हमारी धारा है, धारा 21 2005, ये कहती है कि अगर कोई महिला है जिसके जो पीड़िता है, ठीक है, जो पीड़िता है और उसके फेवर में क्या है, बच्चा, ज्यादातर बच्चे का जो फेवर आता है क्या माता की तरफ ही आता है। अगर कोर्ट देता है, जो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है बच्चों को, किसको देता है? महिला को देता है। तो महिला के पास साथ अगर बच्चा रह रहा है तो उस बच्चे से जो अभियुक्त है वो ना मिल पाए, ठीक है, उस पर कुछ पाबंदियां लगा देता है कि वो नहीं मिलेगा या डराएगा धमकाएगा नहीं या कुछ भी चीजें। तो किसके अंतर्गत दोस्तों? धारा 21 के अंतर्गत आप लोगों ने बीएनएस में पढ़ा होगा। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य दिए गए हैं? तो कौन सी धारा के अंतर्गत दोस्तों महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार कौन सी धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य? तो पूछ लेगा संरक्षण अधिकारी, जो अधिकारी संरक्षण दे रहा है, ठीक है, तो उसके कर्तव्य और कार्य कौन सी धारा में दोस्तों? ध्यान रखेंगे धारा 9 में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते कहते हैं किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो दोस्तों किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है दोस्तों? गोगा जी को जाहिर पीर के रूप में पूजा जाता है। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, तो जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के रूप में डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को क्या किया गया दोस्तों? नियुक्त किया गया है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग की स्थापना, तो वित्त आयोग की स्थापना कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों? 280 के अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति हर 5 साल में इसका गठन करता है। संरचना क्या है? अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य। तो वित्त आयोग में दोस्तों एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो मुख्य कार्य क्या है? राजस्व का वितरण। तो किसके बीच में वितरण करता है दोस्तों? राज्य और केंद्र के बीच में वितरण करता है। क्या दोस्तों? कौन करता है? वित्त आयोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो किस नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया है? तो किसने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था दोस्तों? धर्मपाल ने। जो धर्मपाल ने
नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था, जबकि इसकी स्थापना किसने करी थी? कुमार गुप्त ने करी थी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? कुमार गुप्त ने की थी और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है दोस्तों हरिसेन को, और कविराज की भी कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कविराज किसकी उपाधि है दोस्तों? समुद्रगुप्त। और भारत का नेपोलियन दोस्तों कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है। कौन गोंड जनजाति की उपजाति है? तो अगरिया। तो अगरिया जाति जो है दोस्तों, तो अगरिया जाति जो है गोंड जनजाति की उपजाति है, ध्यान रखेंगे। कौन सा हार्डवेयर कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के इनपुट चरण के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा हार्डवेयर है जो कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के, कंप्यूटर आधारित जो सूचना प्रणाली होती है, इनपुट चरण के रूप में उपयोग किया था दोस्तों? तो कीबोर्ड। क्या है दोस्तों? कीबोर्ड। भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 31 के अनुसार, तो भूमि अर्जन अधिनियम 1894, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भूमि अर्जन अधिनियम कब हुआ था? 1894। भूमि अर्जन अधिनियम कब आया था? 1894 की धारा 31 के अनुसार, धारा 31 के अनुसार, यदि क्षतिपूर्ति का हकदार व्यक्ति भुगतान स्वीकार करने से इंकार कर दे या क्षतिपूर्ति के स्वामित्व या बंटवारे के संबंध में कोई विवाद हो गया हो तो क्या होगा? तो यदि व्यक्ति क्षतिपूर्ति लेने से इंकार कर दे या क्षतिपूर्ति के स्वामित्व या बंटवारे के संबंध में कोई विवाद हो तो कलेक्टर क्षतिपूर्ति न्यायालय में जमा करा देगा। तो कलेक्टर कहां पर जमा करा देगा? न्यायालय में दोस्तों जमा करा देगा। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम क्या है दोस्तों? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम नामक अधिनियम का उद्देश्य दोस्तों क्या है? तो स्त्री अशिष्ट रूपण, जैसे कि नाम से भी समझ में आ रहा है कि क्या विज्ञापनों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र चित्रण पर रोक लगाना, इसका है अशिष्ट रूपण, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष में पारित किया गया था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन 1984 में दोस्तों, कब किया गया था? 1984 में घोषित किया गया था। मानव अधिकारों की सार्वभौमिका घोषणा क्या है? तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्या है दोस्तों? तो सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। भारतीय संघ के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं दोस्तों? तो भारतीय संघ के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर दोस्तों बात करते हैं भारतीय स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। तो 15,106.7 किलोमीटर स्थलीय सीमा। और भारतीय तटीय सीमा कितनी दोस्तों? तो 7,516.6 किलोमीटर है द्वीपों सहित। तो कितनी है? 7,516 किलोमीटर द्वीपों सहित। भारत 7 देशों के साथ भूमि साझा करता है दोस्तों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। ये तो आप लोगों को पता होगा। म्यांमार को वर्मा कहते थे पहले, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। और सबसे लंबी सीमा दोस्तों किसके साथ साझा करता है? तो ये करता है बांग्लादेश के साथ, 4,000 कुछ करके हो, 4,000 समथिंग। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसने डैश वर्ष की आयु पूरी न कर ली हो। तो कब तक नहीं हो सका दोस्तों? ध्यान रखेंगे 35। तो राज्यपाल के रूप में उम्र चाहिए दोस्तों 35। तो आर्टिकल 157 क्या कहता है? राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए है राष्ट्रपति द्वारा राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार की सलाह पर नियुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्य का राज्यपाल केंद्र सरकार की सलाह पर दोस्तों नियुक्त होता है। चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, चंद्रभागा पशु मेला कितने एग्जाम में दोस्तों पूछा था कि चंद्रभागा पशु मेला कहां पर लगता है दोस्तों? तो आप बताएंगे कि चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है दोस्तों? तो राजस्थान में लगता है चंद्रभागा पशु मेला, और चंद्रभागा नदी के तट पर ही दोस्तों लगता है। और अन्य मेले कौन कौन से हैं? पुष्कर मेला और नागौर मेला। दोस्तों पुष्कर मेला और नागौर मेला भी कहां लगते हैं? पुष्कर मेला और नागौर मेला भी लगते हैं दोस्तों राजस्थान में दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कल मिलते हैं कल।